ग्रामीण परिवेश से एक बच्चा तैयारी करने निकलता है और आज डीएम के पद पर है। इस किताब को लेकर आनंदीबेन पटेल ने भी कहा था कि तैयारी करने यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। जो मॉडल गांव का जो सपना है वो कहाँ से आया, कैसे सोचा आपने? तो मैं चूंकि गांव के परिवेश से आया था तो गांव की दुश्वारियां, गांव की मुसीबतें, गांव की दिक्कतों को मैंने जिया है। तो कक्षा 8 तक तो मैं अपने घर से 5 किलोमीटर रोज पैदल जाना, पैदल आना। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हाल ही में एक किताब मेरे हाथ में आई, जिस किताब का शीर्षक जो था, यानी कि उसका जो बुक का कवर जो था, वो इतना अच्छा लगा मुझे कि एक किताब को पढ़ने की जो इच्छा होती है वो आपको मजबूर करती है जब आप ऐसी किताबें देखते हैं और उसका टाइटल देखते हैं। क्योंकि अमूमन हम ये मानते हैं कि जो प्रशासनिक लोग हैं उनको लेकर बड़ी सारी चीज़ें, और मीडिया घराने वाले लोग तो हमेशा बुराइयां ढूंढते हैं और ये सारी चीज़ें रहती हैं कि आप ये काम अच्छा नहीं किए और ये अच्छा नहीं हुआ। तो जब मैं इस किताब को पलट रही थी, ईमानदारी से कहूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है उससे 2-4 सवाल थे मेरे जो मैं चाहती थी कि मैं आपसे मिलूं। और एक, क्या बोलूं, दर्शक होने के नाते या ये कहें कि एक पाठक होने के नाते, जब किसी किताब पे जिससे चर्चा हुई हो उससे मिल के बात करने का मौका मिले तो सौभाग्य हो जाता है। मतलब ये किताब मैंने पढ़ी और मुझे मौका मिला कि मैं आपसे मिलूं। सर, स्वागत है आपका। तो आपका भी स्वागत है कि आप लोग गोरखपुर से यहाँ आए और इस किताब, ये किताब जो है माध्यम बना मिलने का। तो ये बात आपकी सुन के मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये किताब करीब 6000 से ज़्यादा बिक गया है। और इस पर जो लोग रिएक्शन भेजते हैं, कभी छोटा भेजते हैं, कभी 2-2 पेज का भेजते हैं, तो लोगों का अभी तक कोई निगेटिव रिएक्शन नहीं आया। सब पॉजिटिव। हाँ, सब पॉजिटिव देख रहे हैं और सबको अच्छा लग रहा है। मैं तो रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, और गांव देहात के लोगों को भी पढ़ना चाहिए। इस किताब को बहुत ज़रूरी है। इस किताब का नाम है, नाम क्या है अब आप तो फ्रेम में देख ही रहे हैं। मैं तो रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अब आप इसको मंगा ही लीजिए, एक बार पढ़िए ज़रूर। इस किताब को लेकर आनंदीबेन पटेल ने भी कहा था कि तैयारी करने, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ये एक मार्गदर्शक है ये किताब। देखिए, ये किताब किसके लिए उपयोगी है, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किताब का जो टैग लाइन है ये है सहयोग से सुशासन और सुशासन से समृद्धि। ये जो टैग लाइन है ये कि शासन, प्रशासन या गवर्नेंस कहाँ होता है। गवर्नेंस भारत सरकार में होता है, स्टेट गवर्नमेंट में होता है, और जो गवर्नेंस की जो सबसे छोटी इकाई है वो घर होता है। एक जो फैमिली होती है उसमें 5-6-10 लोगों का फैमिली होती है और उसमें गवर्नेंस होता है। वहाँ भी एक मालिक होता है, वहाँ भी पैसे का वो रेखा लोखा, इनकम कैसे होती है, खर्चा कैसे होगा, जो व्यवस्था एक घर में होती है वो भी एक गवर्नेंस है। तो इसमें टोटल चीज़ें गवर्नेंस पे ही आधारित है, एक बात। दूसरी बात है सब लोग मिलके जो गवर्नेंस करें उससे क्या फ़ायदा होता है। तो ये हर फैमिली पे लागू है। अगर घर का हर व्यक्ति, हर आदमी मिलके काम करेगा तो घर तरक्की में करेगा। गृह बजट बनता है, हाँ, आप महीने में कितना खर्च करेंगे। तो ये हर घर पे लागू है। तो हर घर पे लागू, इसका मतलब हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, उसके लिए ये उपयोगी है। तो ये किताब पे तो चर्चा हो गई, थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन की तरफ चलेंगे। ग्रामीण परिवेश से आप आए, उसके बाद डीएम तक आप पहुंच गए। बड़ा कठिन रहा होगा, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्कूल बहुत दूर होते हैं। शिक्षा का वो अवसर उन ग्रामीण बच्चों को नहीं मिल पाता है जो शहरी बच्चों को मिलता है। उनके पास बड़े बड़े लैपटॉप्स हैं, वो उंगली से स्विच करके वो सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। हालांकि अब गाँव की भी स्थिति बदली है, पर मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब आपने तैयारी की होगी। गांव से स्कूल बहुत दूर, एक अलग संघर्ष। फिर वो लोग भी नहीं मिल पाते जो शहरी बच्चों को मिल जाते हैं। जैसे बगल में कोचिंग है, बड़े बड़े कोचिंग है, पैसों का अभाव नहीं है तो आप बड़े कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो शहरी बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है ग्रामीण परिवेश से बच्चों को यहाँ तक पहुँचने में। थोड़ा मुझे सर अपना बताइए, तैयारी कैसे किए, कैसे बने डीएम। फिर परिवार पे भी बात करेंगे कि परिवार वालों का किस तरीके से सपोर्ट रहा, ये सारी चीज़ें। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती का रहने वाला हूँ। साँव घाट मेरा ब्लॉक है और एक गांव है बागडी। तो जब मैं 1967 में पैदा हुआ तो उस समय वो बहुत ही पिछड़ा, अब तो बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव कर गई, लेकिन उस समय हर चीज़ का अभाव था। और मैं प्राइमरी का पढ़ा हूँ, टाट पट्टी वाला
पढ़ाई किया मैंने। मैं वहाँ टाटपट्टी नहीं थी स्कूल में, तो बोरा लेके जाते थे सब, हाँ उसी पे बैठते थे, सफाई करते थे। तो जो उस समय दुश्वारियाँ थीं, कोई कुछ बताने वाला नहीं, कोई कुछ सिखाने वाला नहीं, गांव की एक जो थमी सी लाइफ होती है, वही लाइफ मेरे गांव की भी थी। वहीं से मैंने पढ़ाई किया, और उस समय कोई इस तरह का सपना नहीं था कि हम आईएएस बनेंगे या शुरुआती दौर में। लेकिन मैं पढ़ने में क्लास में ठीक था, और मेरी फार्मिंग फैमिली है, किसानी परिवार है, और मेरे फादर वेटनरी कंपाउंडर थे। तो मेरे फादर को नौकरी के बारे में पता था, क्योंकि मेरे फादर सेमरियामा ब्लॉक में पोस्टेड थे। तो ब्लॉक में बीडीओ होता है, वेटनरी डॉक्टर होते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, डीएम, एसडीएम, सीडीओ, सब लोग वहाँ निरीक्षण करें। तो मेरे फादर को पता था कि सिविल सर्विसेज क्या होती है। तो ये जो आगे बढ़ने का सपना दिखाया, वो मेरे फादर ने दिखाया कि भाई, जब उनको लगा कि ये पढ़ने में अच्छे, और पढ़ने में हम अच्छे ना भी होते, हर बाप चाहता है बेटा अच्छा करे। तो हर बाप चाहता है ऊपर से कि मैं पढ़ने में अच्छा था। तो धीरे धीरे उन्होंने इस दिशा में मुझे मोड़ा। तो कक्षा 8 तक तो मैं अपने घर से 5 किलोमीटर रोज़ पैदल जाना, पैदल आना, और वही 5 किलो 10 किलो का बस्ता रोज़ ले जाना ले आना। तो मेरा बचपना वहाँ बीता। लेकिन इसको लोग निगेटिव नज़रिए से देखते हैं, मेरा इसका दूसरा नज़रिया भी है। देखिए, जब आप संघर्ष में कोई चीज़ को देखते हैं या संघर्ष करते हैं, तो आपके अंदर मजबूती आती है, ठीक है। और हमने बहुत सी चीज़ें देखी। हमने गांव में बचपने में देखा, कोई टेंट पेंट कुछ नहीं, पूरे गांव के लोग मिलके शादी करवाते थे, गांव में एकता थी, और गांव का जो आपसी भाईचारा था वो देखने लायक था। तो वो भी हमने सीखा। मेहनत करना मजबूरी था, खेती में तो मेहनत करने की आदत आ गई। तो सहकारिता का गुण मैंने गांव की वजह से सीखा। और उस समय एसी फेसी इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, तो बॉडी रफ एंड टफ हो गई, इम्यून सिस्टम अच्छा हो गया, फिजिकली मजबूत हो गए, मेंटली मजबूत हो गए, सहकारिता आ गया, मेहनती आ गया। तो जिसको हम बुराई के नज़रिए से, जिसको हम अभाव कहते हैं, बुराई के नज़रिए से देखते हैं, उसका ये जो है फ़ायदा भी बहुत सारे थे जिसको हम इग्नोर करते हैं। ये प्लस पॉइंट था आपका। अच्छा, आज की इस बातचीत में दो बहुत बड़े मुद्दे होंगे जिस पे बात होगी। पहला तो ये कि ग्रामीण परिवेश से एक बच्चा तैयारी करने निकलता है और आज डीएम के पद पर है। तो अभी आप एक बहुत बड़े अधिकारी के रूप में उन तमाम बच्चों के आँख की रोशनी बन रहे होंगे जो अभी अपने आप को कोस रहे होंगे कि मेरे को भगवान ने ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है, मैं शायद इतने बड़े पद पे ना पहुंच पाऊँ। एक ये, और दूसरा जो आप गाँव के लिए इतना बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोज़ गाँव पर बनाते हैं, गाँव की परेशानियाँ दिखाते हैं कि शहर में इतना विकास हो गया, गाँव पीछे रह गया। तो ये दो मुद्दे पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपकी जो मॉडल गांव का जो सपना है वो कहाँ से आया, कैसे सोचा आपने? नहीं तो सर दफ्तर में सब आते हैं, काम करके सब चले जाते हैं, गांव के बारे में इतना क्यों सोचा? पहले तो हम अब मॉडल गांव पे चर्चा करते हैं कि क्या दिमाग में आया होगा आपके कि आपने मॉडल गांव के बारे में सोचा होगा। सर आप तो निकल आए गांव से, क्या फ़र्क पड़ता है गांव के बारे में सोचने का? आपका अपना टाइम है, आप दफ्तर आए, काम किए, फिर अपनी ज़िंदगी जिए। क्या दिमाग में रहा होगा मॉडल गांव के बारे में सोचने के लिए? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं 1 मिनट में मॉडल गांव में बता दूं कि मैं कलेक्टर था बांदा में 1.5 साल, अगस्त 18 से फरवरी 2020 तक। तो हमने बांदा जो शहर है या बांदा जो ज़िला है वो गांव का ही है। वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। 2 इंडस्ट्रियल इस्टेट थे, वो छोटे छोटे थे, वही गांव के इम्प्लीमेंट बनाते थे, वो कहने को इंडस्ट्रियल इस्टेट थे, लेकिन सब पूरा ज़िला देहाती। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं चूँकि गांव के परिवेश से आया था, तो गांव की दुश्वारियाँ, गांव की मुसीबतें, गांव की दिक्कतों को मैंने जिया है, देखा है, पता है। तो शुरू से ही जब मैं इस नौकरी में आया तो मेरे दिमाग में वो भाव था कि जो परेशानी हमने देखा गांव में, जिसको जिया हमने गांव में, वो लोगों को ना हो, इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। इस सेवा का यही भाव है। तो हमने क्या किया कि मैं शुरुआती दौर से, जैसे मैं एसडीएम बना तो मैं हर सप्ताह गांव में पूरी टीम लेके अधिकारियों को जाता था, चौपाल लगाता था, समस्याएं सुनता था, जिससे कि गांव के लोग, क्योंकि गांव के लोग
दफ्तरों में जाना, अधिकारियों से मिलने से डरते हैं, एक भय का फियर साइको वो हमने देखा। खत्म कर दिया आपने कि उनको एसी चैम्बर में नहीं आना पड़ेगा, आप खुद ही गांव के बगीचे में हाँ, बैठेंगे। तो ये चीज़ मैं करता गया, तो एज ए एसडीएम किया, एज ए एडीएम किया, एज ए सीडीओ किया, ऐसे डीडीएम मंडी, जहाँ भी ये काम करने का मौका मिला हम जनता के पास जाते थे, जनता को जिससे ना आना पड़े, क्योंकि जनता हिम्मत नहीं जुटा पाती थी हमारे पास आने को। जब मैं डीएम बना तो डीएम का जो दायरा होता वहाँ काम करने का बहुत सारा स्कोप होता है, आप वहाँ कर भी सकते हैं, उसका मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने बांदा में 20-22 प्रयोग किए, पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ाया, जनता के सहयोग से, जनता के द्वारा, जनता की अगुवाई में। इसी तरह से क्रॉप प्रोडक्टिविटी मतलब फसल उत्पादकता 18.5% बढ़ा दिया। चुनाव में नंबर 1 को, उसके लिए तो आपकी तारीफ भी हुई कि सबसे ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा वोट का प्रतिशत बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आपकी तारीफ किया कि इन्होंने आपने कैसे वोट प्रतिशत बढ़ाया। वो कैसे किया? मतलब गांव के लोग वोट डालने में बहुत विश्वास नहीं रखते, उनको लगता है कुछ बदल तो रहा नहीं है, जिंदगी वैसे ही रुकी पड़ी है। कैसे लोगों को मोटिवेट किया? देखिए ऐसा है कि अगर आप किसी से काम लेना चाहते हैं तो आपको उसका विश्वास जीतना पड़ेगा, और आपको ये साबित करना पड़ेगा, चाहे आप अधिकारी हो चाहे एक साधारण आदमी हो, कि आप उसकी भलाई के लिए सोचते हैं, आप उसकी भलाई के लिए बात करते हैं, उसकी भलाई चाहते हैं। और जब ये विश्वास उस सामने वाले आदमी में आ जाएगा तो आपका वो अपना विश्वास आप मत आपको दे देगा। तो यही काम हमने जाके किया, हमने वहाँ एक के बाद एक काम करते गए। वहाँ के जनता को ये लगा कि ये डीएम साहब खूब मेहनत करते हैं, हमारी समस्याओं को हल करने के लिए ये कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, वास्तव में करना चाहते हैं। तो हमने वहाँ स्टार्टअप इनोवेशन किया 3 दिन का, तो बहुत सारे 50,000 लोग आए। अपने आप में एक उन्हें लगा कि अरे ये यहाँ हो सकता है, और ये ऐसा, तो उससे 50,000 जो लोग जुड़े। उसके बाद फिर ये चुनाव आ गया, तो इस चुनाव में हमने पूरा एक उत्सव का माहौल खड़ा किया। इसके लिए 20-22 तरह के इवेंट किए, स्टेप उठाए, इसकी पूरी कहानी है। और फिर उसके बाद पानी पे काम किया। तो पहले स्टार्टअप इनोवेशन से कुछ लोग जुड़े, फिर चुनाव से कुछ लोग जुड़े, फिर पानी से कुछ लोग जुड़े, फिर हम लोगों ने माइल न्यूट्रिशन पे, ऐसे हमने 20-22 प्रयोग किए। तो वो धीरे धीरे वो विश्वास मेरे अंदर बनता गया कि ये जिलाधिकारी इतना मेहनत करते हैं, ये वास्तव में काम करना चाहते हैं। आम जनता, हाँ, आम जनता हमें बहुत परखती है, और अगर आप उसकी परख में पास हुए तभी वो विश्वास करेगी। हम ये समझते हैं कि आम जनता ऐसा है, बेवकूफ़ है, नो 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 नो, एक कहावत है ना, ये जनता है सब जानती है। तो ये जनता के उस इम्तहान में लगातार पास होते गए, और पूरा वो, अगर हमने कोई भी बात कह दिया तो वो ये उनको ये समझ में है कि ये डीएम साहब हमारी भलाई में करते हैं, तो इसलिए वो करना है। तो एक उत्सव का माहौल हो गया, 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, पूरे यूपी में हाईएस्ट। तो वो हमने नहीं बढ़ाया, हमने ने जो विश्वास जीता, उस विश्वास के सहारे उनसे कहा आइए, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें भाग लीजिए, और बढ़ गया। तो ये जो सब काम हुए, वहाँ जेल नंबर 1 हो गया, माइल न्यूट्रिशन में का प्रयोग हमारा बहुत बढ़िया रहा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं। उन सब तस्वीर बदली है। यस, हर गांव में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। तो इस सब को इकट्ठा करके हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसका नाम है मॉडल गांव। मैं उसका ऑनरेरी मेंटर हूँ, ये मैं नहीं चलाता हूँ, इसको एक मुनीश गंगवार साहब हैं जो नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम हैं, वो चलाते हैं, क्योंकि उनका अनुभव है। मैं उनको छुट्टी का समय, मैं उनके समय में मैं उनको सहयोग देता हूँ, उनको उनके साथ में इसमें जुड़ के काम करता हूँ। तो ये है मॉडल गांव, और ये मॉडल गांव इतना पॉपुलर है, इतना लोग पसंद कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश का, पूरे 75 ज़िले में, कई 23-24 स्टेट में, कुछ विदेशों में भी जो इस फील्ड में काम करते हैं वो हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और इस कहते भी हैं कि अगर शहरों का विकास करना है तो सबसे पहले आप गाँव पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि 70% गाँव है भारत में, शहर बहुत कम है, गाँव सबसे ज़्यादा है। भारत गाँव की संस्कृति है, तो अगर हम सीधे गाँव के कल्चर पे काम करने लगे, गाँव को थोड़ा पुश करके आगे मेन फ्रेम में लाने के बारे में सोचने लगे, तो मुझे लगता है कि भारत विकासशील नहीं, विकसित बन जाएगा। लेकिन गांव पर जो योजनाएं बनती हैं सर, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, आंकड़ों में बताया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों जब हम जाते हैं रिपोर्ट बनाने,
वो चीज़ें गांव तक नज़र नहीं आती। आज भी देखिए आप, गांव में इतनी योजनाएं हैं स्कूल को बेहतर बनाने की, इन सारी चीज़ों को बनाने की, लेकिन आज भी जब बच्चा वो अपने बैग में चटाई मोड़ के जाता है तो वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखता है तो उसके मन में हीन भावना तो आती है कि भगवान ने मुझे गरीब बनाया इसलिए मुझे सरकारी स्कूल में जाना है। हालांकि चीज़ें बदल रही हैं, तो अगर हम सब मिलकर गाँव के बारे में फोकस करने लगे तो उस छोटे बच्चे को वो हीन भावना नहीं आएगी कि हम गरीब परिवार से आते हैं, शायद हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते तो कोई बड़े अधिकारी बन जाते। लेकिन आपने ये भी तो काटा है कि नहीं, किसी भी तबके से आइए आप, सुविधाएँ और अवसर सबके लिए समान है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो, लेकिन फिर भी जैसे जब मैं आपके मॉडल गांव के बारे में पढ़ रही थी, चीज़ें देख रही थी, तब मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि कुछ बेहतर करने की कोशिश है। लेकिन ये क्या सरकार का प्रयास है या आपका खुद का सोचा प्रयास है, ये कैसे हो रहा है? देखिए, ये सरकार का जो प्रयास है उसी प्रयास में हम लोग सहयोग कर रहे हैं। सरकारी स्कीम है, सरकारी नहरों के लिए भी है, जो बहुत सारी हैं उनको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है। तो उसी को और कैसे बेहतर बनाया जाए, उसी में मॉडल गांव सहयोग कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, जैसे उनको मान लीजिए किसी नॉलेज की ज़रूरत है तो वो ढूंढ के वो नॉलेज दे देता है। अगर वो मॉडल गांव बनाने का सपना नहीं देख रहे हैं तो उनको सपना दिखा दे, हाँ, याद दिलाता है, इंस्पायर कर देता है, मोटिवेट करता है, नहीं नहीं आपको अपने गांव को मॉडल गांव बनाना चाहिए, वो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से सरकार की जो स्कीमें हैं, जो सरकार काम कर रही है, उसी में वो वैल्यू एडिशन करके धक्का दे रहा है, इंस्पायर कर देता है, वैल्यू एडिशन कर देता है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। कि जैसे मान लीजिए उनको कोई स्कीम की जानकारी नहीं है तो मॉडल गांव पता करके बता देता है। किसी गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो हम लोग उसको बता देते हैं। कोई चीज़ टेक्निकल जानकारी नहीं है तो हम लोग एक्सपर्ट बोल के उसको उनसे कनेक्ट कर देते हैं। मतलब ये सेतु या पुल की तरह काम कर रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन्हें सपना दिखाते हैं, एक बात। दूसरी बात, गांव वालों, देखिए हम लोगों की जो काम करने की स्टाइल, हम लोग गांव का विकास क्यों नहीं हुआ, इसके हम लोगों ने 3 कारण मानते हैं। पहली बात, अगर आप किसी गांव में जाइए और पूछिए भैया विकास क्या है, तो गांव के कम ही लोगों को पता है विकास क्या है। और पता है तो पूरा नहीं पता, अधूरा पता। तो विकास ही नहीं पता, पता तो अधूरा पता। पहला तो ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि पूछो भैया विकास में क्या क्या होना चाहिए गांव में, तो कहेंगे कि साहब वो नाली, खड़ंजा, स्कूल, राशन की दुकान, यही 5-6 बात बताते हैं। ये विकास की पूरी बात नहीं है। मतलब विकास किन किन मुद्दों पे होना चाहिए इसकी पूरी जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी है, या तो पता नहीं। हम लोग 25 मुद्दे बताए हैं, हम लोग 25 मुद्दे पे काम करते। तीसरा यह है कि गांव वालों का कोई सपना नहीं है कि हमारा गांव मॉडल गांव बन जाए, हमारा गांव अच्छा हो जाए, हमारा गांव। देयर इज नो डिमांड फॉर डेवलपमेंट। मतलब गांव के विकास की उनके अंदर भूख नहीं है। तो ये जो तीनों कमी है, विकास नहीं पता या अधूरा पता, सारे मुद्दे नहीं पता या अधूरा मुद्दे, कम मुद्दे पता हैं, और कोई मांग नहीं है, ये तीनों चीज़ को हम लोग, इस तीनों मर्ज की दवा मॉडल गांव देता है कि भाई विकास होना चाहिए। उनके अंदर एक समझा बुझा के मोटिवेट करके भूख पैदा करते हैं। और उनको 25, अभी वो 10 मुद्दे जानते हैं, उनको 15 मुद्दे जो नहीं जानते हैं वो भी बताते हैं। तो उनकी मांगे बढ़ जाती है कि नहीं अब तो मुझे ये नहीं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। सबसे अहम पहलू ये है कि देखिए विकास गांव का कोई बाहरी आदमी नहीं कर सकता। गांव का विकास गांव वालों को ही करना पड़ेगा। जैसे पानी का काम, जो पानी हमने 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ाया तो हमने थोड़ी बढ़ाया, पहले भी डीएम थे, हम भी डीएम थे, हमने जैसे पहले जितना धन मिलता था उतने हमने कोई पैसा थोड़ी लिया। पानी हमने नहीं बढ़ाया, गांव वहीं बादा के लोगों ने बढ़ाया। जब गांव के लोग सपना देख लेंगे कि हमारा गांव विकसित हो, हमारा गांव धनी हो, हमें अच्छा जीवन जीना है, तो क्या होगा, पूरे गाँव की, जिसको कहते हैं जन सहभागिता होगी विकास में, और तभी गाँव विकसित होगा। तो ये जन सहभागिता के आधार पे गांव का विकास कैसे हो, हम लोग जन सहभागिता को बढ़ाते हैं। जिससे गांव में अगर मान लीजिए एक प्रधान है, उसके गांव में 5000 लोग हैं, तो वो 5000 के 5000 लोग उसमें जुड़े, कोई सब लोग जुड़े, जैसे पहले होता था। अभी क्या है, लोग गांव वाला क्या है, प्रधान हमारा विकास कर दे, सचिव कर दे, डीएम साहब कर दे,
ऐसे नहीं होगा। तो बांदा में हमने यही प्रयोग किया, पानी हमने नहीं बढ़ाया, जनता ने बढ़ाया। वोटिंग परसेंट हमने थोड़ी बढ़ाया, हमने सबका वोट थोड़ी डाल दिया, जनता ने वोट डाला। तो पूरे गांव की लेकिन उदासीनता सर थोड़ी है, जैसे तालाब को जिंदा करने के लिए, कुओं को जिंदा करने के लिए, छोटी छोटी जो पोखरे होते हैं उनको जिंदा करने के लिए सरकार की योजनाएं हैं ताकि ये जो जल स्रोत हैं वो बचे रहें, गांव में पानी बचा रहे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है। तो यही मर्ज की तो दवा मॉडल गांव करता है। यही जो आप कह रहे हो ना, उदासीन हैं, नहीं करना चाहते हैं, सपना नहीं देखते हैं, कोई सोच नहीं, सपना है। हाँ, तो ये हाँ लोगों को हम लोग ये जितनी भी दिक्कतें हैं इसी मर्ज की दवा है। ये जो गैप है इसी गैप को हम फिल करते हैं और हमें बहुत सफलता मिल रही है। आप गांव से निकले फिर गांव को भूले नहीं, हम हाँ प्लस पॉइंट है इसको जोड़ा हाँ, गांव को नहीं गांव भूले। से जब शहरों की तरफ बढ़ते हैं तो शहरों की चकाचौंध में भूल जाते हैं उस गांव को जो आज भी डेबरी में जी रहा है। हालांकि अब तो बदल गया है, लेकिन वो थोड़ा हो जाता है कि जब गांव से आप पढ़ लिख के एक बार शहर की तरफ आ जाते हैं, शहर के हाईवेज में दौड़ती गाड़ियों को देखने लगते हैं, तो आप फिर वो पीछे गांव की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये एक मैं कहूँगी आपकी उपलब्धि है या आपकी उदारता है कि आप अभी भी वो गांव वापस जी रहे हैं या गांव में ही जी रहे हैं कि गांव को बेहतर करने के बारे में सोचें। सर एक किस्सा मुझे पता चला आपके बारे में, एक बूढ़ी महिला थी जिनको आपने कंबल उड़ाया था, जो आप शॉल ओढ़े हुए थे, वो क्या किस्सा है? देखिए ऐसा है कि वो किस्सा यह है कि एक जो है वृद्ध आश्रम होता है हर जिले में, सरकार की एक स्कीम है। तो वृद्ध आश्रम में जिसके घर वाले बच्चे उच्चे नहीं सहयोग करते हैं वो वृद्ध आश्रम में आते हैं और बाकायदे उनका पूरा एक हॉस्टल होता है, रहने का, खाने का, पीने का, सरकार पूरी व्यवस्था करती है। तो जो सरकार चाहती है जितनी सुविधा मिलनी चाहिए उसमें कोई कोताही ना हो, चलाने वाला जो एनजीओ होता है उसमें वो ठीक से चला रहा नहीं, तो मैं अक्सर जाता था। तो मैं गया तो वो एक बुजुर्ग महिला थी, मैंने उनके चारपाई में बैठा बता, तो उनको दिखाई कम उन्होंने, ये बांदा का ही केस है। हाँ, तो उन्होंने पूछा हमसे कि आप कौन है, तो मैंने बताया। तो उसको बड़ा, तो मैंने देखा कि उसको ठंड लग रही थी। मैंने देखा कि वो जब उससे निकली कंबल से, ठंडी सीजन था, तो मैं कंबल ओढ़ा था, हमने उसे उड़ा दिया। अब जब कंबल उड़ाएंगे ठंड बची तो उसको अच्छा लगा। तो वही घटना है। नहीं, नेचुरल सी बात है, आप किसी को कुछ दोगे तो गरीब आदमी जितना दुआएं देता है, आप गरीब आदमी को छोटा सा भी मदद कर दो बहुत दुआएं देता है।